नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंट डीएलएम कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर साइंट डीएलएम आईपीओ से रिलेटेड आपको हर छोटी वो बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसको एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन से आपका प्रॉफिट बनाती है और आपकी अगर इन्फॉर्मेशन गलत रहती है तो आपको आईपीओ के अंदर लॉस भी हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हैं, इनका आईपीओ आने वाला है। और ये कंपनी मेनली क्या काम करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलेंगे तो इसको ईएमएस भी बोला जाता है। इनका जो सेक्टर है दोस्तों वो काफी ज्यादा भी रेपिडली ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेक्टर की जो है आने वाले टाइम में हेवीली डिमांड रहने वाली है। पे अगर आप इसका डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एक्सपोजर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सपर्ट का मानना है वो $300 बिलियन हो सकता है वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, और $120 मिलियन यहाँ पे हो सकता है एक्सपोर्ट का 2026 के अंदर जो इंडस्ट्रीज का इसका साइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारे देश के अंदर और एक्सपोर्ट को मिला के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं $420 मिलियन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड, ग्लोबल चिप शॉर्टेज, इजिली अवेलेबिलिटी, चीप रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हमारा जो देश है इसके अंदर आप काफी न्यूज के अंदर देखे होंगे कि जो बाहर की कंपनियां आ रही है वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा प्लांट यहाँ पे लगा रही है। तो दोस्तों हमारे देश के अंदर क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट वो काफी कम रहती है। दूसरी अगर आप यूएस की बात करें, ताइवान की बात करें, तो ईएमएस सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर कॉस्ट की यहाँ बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट काफी कम पड़ती है, जिसके कारण चिप का जो प्राइस होता है वो काफी कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा देश जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है वो अभी यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं मेनली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत। तो वो चाहते हैं कि भाई देश आत्मनिर्भर रहे और जो भी चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो हमें बाहर से हमारे देश के अंदर ही यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करे, ताकि हमारा देश यहाँ पे एक्सपोर्ट करे ना कि इंपोर्ट करे। तो भारत सरकार भी इस पे काफी ध्यान दे रही है। तो इस कंपनी का आपको यहाँ पे भी बेनिफिट देखने को मिल जाए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो जितनी भी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर कंपनीज है, जैसे कि आप डेक्सटोन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, तो ऐसी कई सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी जिनको अगर इस सेक्टर्स के अंदर है इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो उनको काफी ज्यादा फ्यूचर्स में इसके बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको 4 टर्म बताए ये आपको भी अच्छे लगेंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अभी हम लोग दोस्तों अगले स्टेप की बात करते हैं। तो साइंट कंपनी का डीएलएम का जो आईपीओ ओपन होगा, तो आईपीओ नेक्स्ट वीक ओपन हो जाएगा। तो आईपीओ का जो डेट रहेगा वो 27 जून 2023 से आईपीओ ओपन होगा और 30 जून 2023 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस आईपीओ की साइज की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 592 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। अगर हम इसके एक स्टॉक की प्राइस बैंड की बात करें तो दोस्तों इसका प्राइस बैंड रहने वाला है 250 रुपीज से लेकर 265 पर शेयर। आपको ये इसका प्राइस पे करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर इस आईपीओ के फेस वैल्यू की बात करें, यानी एक स्टॉक के फेस वैल्यू की बात करें हम लोग, तो दोस्तों इसका फेस वैल्यू 10 रहने वाला पर इक्विटी शेयर। दोस्तों इसके लॉट की अगर मैं बात करूँ तो एक लॉट के अंदर आप 65 शेयर मिलेंगे। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि आईपीओ का जो आपका अलॉटमेंट डेट रहेगा वो 5 जुलाई रहेगा, क्योंकि जून में आईपीओ लॉन्च होगा और जुलाई में आपको ये अलॉटमेंट मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं इनिशियल रिफंड, यानी आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो 6 जुलाई को आपका पेमेंट जो ब्लॉक रहता है आपके अकाउंट के अंदर उसे अनब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आपको आईपीओ मिलते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, तो क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट, तो फ्राइडे 7 जुलाई को ये आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर मैं लिस्टिंग डेट की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों ये आईपीओ जो लिस्ट होगा इसके लिस्टिंग डेट 10 जुलाई 2030 रहने वाला है। और एक बात यहाँ पे आपको नोट करते चलना है, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है कि मिनिमम 1 लॉट से आप मैक्सिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रिजर्व कोटा भी है, जैसे कि रिजर्व 75% शेयर यहाँ पे किए गए हैं क्यूआईबी के लिए और 15% नॉन क्यूआईबी के लिए, यानी जो एचएनआई इन्वेस्टर रहते हैं जिनके पास मोटा पैसा रहता है उनके लिए, और 10% शेयर रिजर्व किए गए आप जैसे मेरे लोगों के लिए, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं उनके लिए यहाँ पे 10% शेयर का अलोकेशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे कि अबाउट द कंपनीज, यानी कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कंपनी यहाँ पे काम क्या कर रही है। क्योंकि कई सारे केसों में क्या होता है दोस्तों, हम आईपीओ के अंदर पैसा तो लगा देते हैं ये सोच के कि भाई मुझे लिस्टिंग डेट पे 5,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा, बट दोस्तों कई शेयरों के अंदर मैंने ऐसा भी देखा है कि नई नई
कंपनी मार्केट में आती है और अपने इन्वेस्टर को उस टाइम तो कुछ रिटर्न दे देती है 2000 5000, बट कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उनका शेयर काफी ज्यादा तेजी से क्रैश हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, पेटीएम देख सकते हैं, आप नाइका देख सकते हैं, ऐसे कई सारे नए प्लेयर आए बट वो मार्केट के अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमें कंपनी के बारे में यहाँ पे जानना काफी जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अबाउट कंपनी की बात करूँ तो दोस्तों ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1993 के अंदर, साइंट डीएलएम। ये दोस्तों सब्सिडरी कंपनी है साइंट की। तो ये आईटी के अंदर काम करती है और काफी अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए है। कंपनी क्या करती है तो दोस्तों ये कंपनी ईएमएस के अंदर काम करती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर सर्विस, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भी काम करते हैं और कस्टमर को अपने कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी दो एरिया में मेनली काम करती है। कंपनी यहाँ पे ईएमएस सर्विस प्रोवाइड करती है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है B2P यानी बिल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, और B2S सर्विस। तो ये सर्विस के अंदर भी काम करते हैं। तो ये B2P क्या होता है, इसको मैं थोड़ा आपको आसान भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे अगर आप B2P देखेंगे तो सॉल्यूशंस ऑफ इनोवेशन क्लाइंट प्रोवाइड डिजाइन, क्लाइंट्स के कुछ इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उनके डिजाइन रहते हैं, बस इनको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके देना है। उसके अंदर ये लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर, चीज इनका देख रहे होंगे B2S। तो यहाँ पे सर्विस इनोवेटिव डिजाइनिंग। तो दोस्तों ये क्या होता है, कोई भी कस्टमर यहाँ पे आता है और इनको अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके पास दोस्तों यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, तो उसको ये लोग उसकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं। तो ये भी दोस्तों इनका काफी अच्छा बिजनेस है। तो इससे भी ये लोग काफी अच्छा रेवेन्यू फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ सॉल्यूशंस है जिसके अंदर कंपनी मेनली फोकस करे। काफी सारी और इंडस्ट्री है बट मेनली जहाँ से इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है, मैंने उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप देख प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB, या इस टाइप की जो चिप होती है जिसके अंदर काफी सारे सर्किट बने होते हैं, उसको PCBA बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PCBA ये लोग मैन्युफैक्चर्स करते हैं। के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे केबल हार्नेस, तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट ये लोग मैन्युफैक्चर्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्पेशल क्रिटिकल सिस्टम होते हैं उनके अंदर भी ये लोग काम करते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट इन्फिकेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं के अंदर भी यहाँ पे कंपनी काम करती है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लैंडिंग सिस्टम, यानी जो एरोप्लेन्स के लैंडिंग गियर्स होते हैं, आपने देखे होंगे अगर एयरलाइंस के अंदर आपने ट्रैवल करा होगा तो जब एयरलाइन नीचे को मूव करती है, जब जैसे वो लैंडिंग करती है तो यहाँ पे एक लैंडिंग गियर होता है, इसको लैंडिंग गियर बोला जाता है। तो ये कंपनी इसके अंदर भी काम करती है। उसके बाद यहाँ पे आप तीसरा इनका स्पेशलाइजेशन देखेंगे तो मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट, यानी जो डायग्नोसिस से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर भी दोस्तों कंपनी यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है जो अगर आप एक शेयर होल्डर है तो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीजें आपको सारी समझ आ गई होगी। अभी दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले, तो आगे हमें ये जानने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट का जो फाइनेंशियल डाटा है, पेड़ की जड़ होती है, अगर क्योंकि पेड़ की जड़ें मजबूत होगी तो कंपनी आगे भी सर्वाइव कर पाएगी। अगर इनकी जड़ों के अंदर दीमक लगी होगी तो कंपनी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या एक पेड़ भी ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह पाएगा। आप उसको कितना भी खाद बीज दे लो, यानी आप कंपनी के अंदर कितना भी पैसा डाल लो, अगर उनके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, उनका रेवेन्यू अच्छा नहीं है, उनका अर्निंग पर शेयर अच्छा नहीं है, तो कंपनी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इनका 3 साल का डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट की रिसर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 साल का डाटा यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। तो 2021 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू आया था 2021 के अंदर 6369 करोड़ रुपए इनको पर आया था। उसके बाद मार्च 2022 के अंदर आप देखेंगे तो 7284 का इनको रेवेन्यू आया था। मार्च 2023 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 8383 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया था। रेवेन्यू की आप ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 21 के अंदर तो हमें कोई इसकी ग्रोथ का यहाँ पे डाटा नहीं मिला, बट यहाँ पे अगर 22 में देखेंगे तो 14.4% का इनका ग्रोथ था, और यहाँ पे अगर आप 23 में देखेंगे तो 15.1% का ग्रोथ। तो इनका जो इनकम है यहाँ पे इनकम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2021 के अंदर 97, 93 और यहाँ पे 94। तो कंपनी का उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा अभी, क्योंकि भारत सरकार की नई नई पॉलिसीज आती है तो उसमें भी इस कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये कंपनी अभी चलने वाली दोस्तों उतने टाइम से तो नहीं चली, क्योंकि हम डिपेंड थे दोस्तों इंपोर्ट के ऊपर। अभी हमारा देश जो है एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, तो इसके रिजल्ट आने में अराउंड 2 से 5 साल का आपको टाइम लग जाएगा। के बाद यहाँ पे नेट अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे तो 118 करोड़ का है। 22 में जैसे ही आप आ जाते हैं तो 398 करोड़ है, और जैसे ही आप यहाँ पे 23 में आते हैं तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा गिर जाता है, यहाँ पे 317 करोड़ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो 1.9 मिल को देखने को मिल जाएगा 21 के अंदर। 22 में 5.5 मिल जाएगा, और यहाँ पे 23 आएंगे तो 3.8 मिल जाएगा। आप यहाँ पे नेट वर्थ भी देख सकते हैं, कंपनी आपकी नेट वर्थ
नेटवर्थ भी बड़ी यहाँ पे देखिए 376 करोड़ है, यहाँ पे 771 है। और जैसे ही 23 आता है तो यहाँ देख सकते हैं 1978 करोड़ है। एक पॉइंट देख रहे होंगे दोस्तों, ये कभी भी आपको हमेशा जब भी आप कोई शेयर को खरीदते हैं तो ये आपको हमेशा नोट करना चाहिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के अंदर आप यहाँ पे 500 रुपीज लगाते हैं तो फ्यूचर्स में उसके आपको कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें मैटर करती है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे यानी ईपीएस इसका देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31.4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही अगर आप 22 में आते हैं तो 51 मिलता है, पर जैसे ही आप 23 के अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर डाउन हो जाता है। तो सारी चीजें डाउन हुई है तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। उसके बाद दोस्तों हम इसके कुछ पीयर कंपैरिजंस की बात कर लेते हैं कि जो साइंट है डीएम, इसके कौन पीयर कंपैरिजन हम इन कंपनियों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनियों के आप नाम देख सकते हैं। पहले में तो आप साइंट देखेंगे, नीचे में आप देखेंगे सराइमा, एसजीएस टेक्नोलॉजी, फाइनेंस टेक्नोलॉजी और डीसीएक्स सिस्टम। तो ये रिसेंट कंपनियां लिस्ट हुई है जो इस इंडस्ट्री में के अंदर इस कंपनी को टक्कर दे सकती है। ऐसे तो आप कंपेयर करेंगे काफी सारी कंपनी मार्केट में अपने को देखने को मिल जाएगी, बट जो रिसेंट में कंपनियां लॉन्च हुई है उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस करा है इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे ये पीयर कंपेरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल इनकम आप देखेंगे तो इसी की कम आपको देखने को मिल रही होगी। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी इसी का कम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप ईपीएस भी देखेंगे तो इसी का कम देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे अगर रिटर्न ऑफ नेट वर्थ देखेंगे तो इसका यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा हो। तो इससे आपको एक मोटा अंदाजा लग गया होगा कि इस कंपनी का क्या अभी कंडीशन है फिलहाल के अंदर। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको एक जेन्युइन रिप्लाई प्रोवाइड कराऊं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के साथ जो रिस्क फैक्टर आते हैं, सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो आपको काफी सारी चीजें बताई जा सकती है कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा, कंपनी का शेयर डबल हो जाएगा। उन चीजों के ऊपर दोस्तों हमको ध्यान नहीं देना, हमें जो रिस्क फैक्टर आप कह सकते हैं उनको एक बार खुद से एनालाइज जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंपनी के मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे बता देता हूँ। क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे कंपनी हेवीली डिपेंड है इनके कुछ कस्टमर रिवेन्यू के ऊपर। जो इनके टॉप 10 कस्टमर है दोस्तों कंपनी के, उनसे इस कंपनी का यहाँ पे रिवेन्यू आता है। आप कंसोलिडेट देखेंगे तो टोटल रिवेन्यू 91% उन्हीं कस्टमर से आता है। तो ये दोस्तों कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। मेजरली कस्टमर पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। कस्टमर को कोई कल से कुछ अगर बेटर ऑप्शंस मिल जाता है तो इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2023 के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। जो कंपनी की कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो भी काफी डिनाई यहाँ पे देखी गई 2023 के अंदर। यहाँ पे दोस्तों तीसरा फैक्टर आता है कंपनी हेवीली डिपेंड ऑन सप्लायर्स, मतलब जो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं तो कंपनी उनके ऊपर यहाँ पे हेवीली डिपेंड है। और दूसरी बात यहाँ पे आती है डू नॉट द इंटर इनपुट डिक्लाइन टर्म एग्रीमेंट, मतलब कंपनी का उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि भाई उनको इतना माल देना ही है। सप्लायर अगर चाहे तो कंपनी को कल से माल दे और कल से ना भी दे, ये सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा वाला जो मेन पॉइंट आता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशंस। अगर कल से दोस्तों किसी करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशंस आता है इस कंपनी के ऊपर, उसके काफी ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका जो 50% रिवेन्यू आता है वो अदर कंट्री से आता है, यानी जो बाहर के देश है उनसे इस कंपनी का यहाँ पे रिवेन्यू आता है। तो उनके अगर करेंसी के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस आता है तो इसका दोस्तों इस कंपनी को काफी नेगेटिव असर देखने को मिलेगा इनके बैलेंस शीट के ऊपर। तो इन सारे फैक्टर्स को आप अपने माइंड में रखिएगा। इसका दोस्तों पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे में एक लिंक दूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से चीजों को पढ़िएगा। उसके बाद ही आप सोचिएगा कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या आपको आईपीओ के लिए नहीं अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे बताता है कि इस कंपनी का फ्यूचर्स कैसा रहने वाला है, फ्यूचर्स में इस कंपनी की कैसी डिमांड रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं। तो इन पॉइंट से अगर आप एग्री करते हैं और कुछ चीजें आपको अच्छी लगती है तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों ये आपकी अपनी राय है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं। मेरा काम है कंपनी से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके सामने रख। न्यू जनरेशन है तो वो यहाँ पे देखिए द इंक्रीज नीड ऑफ द कंफर्ट एंड लग्जरियस लीड ऑफ इनोवेशंस ऑफ द मिनी इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप ईयर। तो दोस्तों नई जनरेशन को आपने देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा बोट के कितने सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, फोन कितने सारे बिक रहे हैं। तो ये दोस्तों जो यंग जनरेशन है वो काफी हेवीली डिपेंड हो गई है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, वो काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसको ईएमएस इंडस्ट्री का अगर आप इन सब चीजों का अगर आप देखेंगे, ग्रोइंग ईएमएस इंडस्ट्री मतलब जो इस टाइप की इंडस्ट्री है जो डिस्प्ले और इस टाइप की चीजें बनाती है, इनको फ्यूचर्स में काफी ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। अगर मैं इस इंडस्ट्री के फ्यूचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन कंट्री। तो हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा फास्ट अगर इंडस्ट्री है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री
प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में बन जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी का सेकंड पॉइंट देखेंगे जो कंक्लूजन्स क्या आता है, तो कंपनी बाद जनरेट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू, कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना रही है, ग्रो भी कर रही है, मार्केट डिमांड भी है, बट दोस्तों इसका प्रॉफिट मार्जिन तब होता जब इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये भी एक मेनली पॉइंट है, आपको इसको अपने माइंड में रखना है कि कंपनी की इनपुट कॉस्ट में अगर इंक्रीज आएगी यानी कुछ चीजों के अंदर डिस्टर्बेंस होगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा रहने वाला है, बट इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी जिससे इनको प्रॉब्लम हो जाएगा प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। नीचे आप देखेंगे तो मेनली पॉइंट है साइंट डीएलएम सब्सिडी ऑफ साइंट, यानी ये कंपनी ऑलरेडी दोस्तों मार्केट में लिस्टेड है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये दोस्तों ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस ये कर रही है यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिसिस एंड नेटवर्क ऑपरेशंस के ऊपर। तो ये आईटी सेक्टर्स के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है। जो अभी एआई टेक्नोलॉजी से उसके अंदर भी कंपनी काफी अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइंस ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। तो ये कंपनी जिस सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 ऑफ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन कंट्री। यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी को काफी अच्छा डिमांड फ्यूचर्स में मिलने वाला है और सेक्टर भी काफी ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर्स है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे आईपीओ मिनीज रिसीव द गुड रिस्पॉन्स आल्सो द लिस्टिंग डे। तो दोस्तों इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग डे के अंदर भी काफी ज्यादा आपको यहाँ पे पैसा अर्न आप कर सकते हैं। अभी दोस्तों मेरे ओवरव्यू की बात आती है तो दोस्तों मैंने इसके सारे कंक्लूजन्स आपके सामने रख दिए। अगर आपको कंपनी सही लगती है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अगर कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती तो आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बट मेरा जब तक मानना है दोस्तों इस कंपनी को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इनकी जो मेनली कंपनी है उसने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा पैसा बना के दिया है और जो कंपनी यहाँ पे प्रूव कर चुकी है कि भाई मार्केट के अंदर उन्होंने पैसा बनाया। इस आईपीओ में भी दोस्तों काफी ज्यादा रिस्पॉन्स आने वाला है और आईपीओ का सब्सक्रिप्शन होता है उसको एक बार जरूर से देख ले ताकि वहाँ पे काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी इस कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड आपकी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।